Assalamu alaikum students. In this video we will gonna discuss about pre-term labor. जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, pre-term मतलब एक्चुअल टाइम पीरियड से पहले जो लेबर हो रही है उसको हम लोग कहते हैं pre-term labor. It is also can be defined as presence of uterine contractions of sufficient frequency and intensity to affect the progressive effacement and dilation of the cervix prior to term gestation between 20 and 37 weeks. ठीक है, एक तो ये हमारे पास है कि प्री टर्म लेबर हो रहा है. अगर हमारे पास थ्रेटेंड प्री टर्म लेबर है उसमें क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तो होंगी लेकिन सर्वाइकल चेंजेस नहीं होंगी. हमने वैसे क्या कहा था प्री टर्म लेबर को कि अगर हम बात करें उसमें हमारे पास सर्विक्स डायलेशन भी होगी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होंगी, दोनों चीज़ें होंगी. लेकिन अगर थ्रेटेंड प्री टर्म लेबर है, प्री टर्म तो है लेकिन अगर थ्रेटेंड है तो उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, सिर्फ सर्वाइकल चेंजेस नहीं मिलेंगी. ठीक है, more than जो 50% of the patient with threatened preterm labor delivered after the 37 weeks. ठीक है, preterm deliveries account for 18 to 20% of the pregnancies in the developing countries. 75% neonatal mortality occurs in the preterm births. preterm labor जो है ना एक लीडिंग कॉज है पेरीनेटल मोर्टिलिटी का और मोर्बिडिटी का. इसकी एटोलॉजी क्या है, दो तरीके से हो सकती है. या तो स्पॉन्टेनियस हो गया प्रीटर्म है, कुछ पता ही नहीं चला और प्रीटर्म बर्ड्स हो गई है. सेकेंडली ऐसा होता है कि अगर जो है ना आइट्रोजेनिक केसेस होते हैं, आइट्रोजेनिक केसेस में हमारे पास क्या हो सकता है, इक्लेम्सिया है, IUGR है, प्लासेंटल अब्रप्शन है, एटसेट्रा वगैरह. ठीक है, और कुछ जगह पे ना ये भी मेंशन होता है कि प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है जिसकी वजह से जो है ना प्रीटर्म लेबर हो रहा है. तो आपने 3 मेन कॉजेज़ याद रखने हैं. अगर हम बात करें कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है हेल्थ पे, तो शॉर्ट टर्म मॉर्बिडिटीज़ होती हैं और लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटीज़ मिलती हैं हमें फीटल में. जैसे कि शॉर्ट टर्म में RDS हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर हिमरेज हो सकता है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेशिया, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस एंड सेप्सिस. लॉन्ग टर्म में हम लोग को सेरेब्रल न्यूरोपैथी मिल सकती है, CNS कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डेफनेस हो गई. ये सब जो है ना हमें प्री टर्म के कॉजेज़ में मिल रही होती है, क्या अफेक्ट होता है. अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, अगर जो स्पॉन्टेनियस है प्री टर्म लेबर तो इसका तो कोई हमें कॉज ही नहीं पता कि किस तरीके से हो रही है किस तरीके से नहीं हो रही. लेकिन अगर जो है ना हमारे पास ये कुछ थ्योरीज़ हैं कि प्री टर्म लेबर कैसे अकर हो रही है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो है ना कम हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन के लेवल ना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना प्री मैच्योर बर्थ हो रही होती है, प्री मैच्योर डेसिडल एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है. मेन बात अपने पैथोजेनेसिस में क्या याद रखनी है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल जो है ना विड्रॉ हो जाएंगे और ईस्ट्रोजन के लेवल जो है ना बढ़ जाएंगे, जो कि फेवर करेगा कि प्री टर्म लेबर हो. ठीक है, सेकेंडली बात हमने करी कि प्रोजेस्टेरॉन पीरियड, जैसे ही लेबर का वक्त करीब आता है जो फीटल एंड्रोनोकॉर्टिकल एक्सिस हार्मोन्स होते हैं ना वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. वो फिर एडिनोकॉर्टिक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिजोल की सिक्रीशन जो है ना बढ़ जाती है. क्या करता है कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. इस तरीके से भी जो है ना ईस्ट्रोजन के लेवल्स ना बढ़ रहे होते हैं. ठीक है, जो कि फिर हमारे पास आगे क्या करेगा, लेबर में हेल्प करेगा, लेबर करवा देगा प्री टर्म. ठीक है, सेकेंडली ऑक्सीटोसिन की भी स्टिमुलेशन हो रही होती है, क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन जो है ना बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की बढ़ जाएगी, तो ये भी इनिशिएशन ऑफ लेबर में हेल्प कर रहे होते हैं. और डेसिडुअल एक्टिवेशन भी हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. इन शॉर्ट अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल हो रहा है और ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ रहे हैं. एक तो ये कि फीटल एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन एक्सिस की वजह से जो है ना हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो रहे हैं और एस्ट्रोजन के लेवल कम हो रहे हैं. दूसरा ऑक्सीटोसिन की स्टिमुलेशन हो रही है, जैसे कि हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कम हो रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन की स्टिमुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, और एक और काम भी होता है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम होने की वजह से कि डेसिडुअल एक्टिवेशन शुरू हो जाती है. तो ये मेन बात आपने याद रखनी है, प्रोजेस्टेरॉन की विड्रॉवल होगी और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं प्री टर्म लेबर का, या कोई सर्वाइकल वीकनेस है, कोई इन्फेक्शन है, कॉरियो एमनियोनाइटिस, बैक्टीरियूरिया है, पेरिडोंटल डिजीज़ है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है.
या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यूट्राइन डिस्टेंशन है, यूट्राइन मलेरियन एनोमलीज है, या एंटीपार्टम हेमरेज है, तो इन पेशेंट में जो है ना रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैटरनल एज 18 ईयर से कम है या 35 ईयर से ज़्यादा है, लो मैटरनल वेट गेन है, तो इन केसेस में ना बहुत चांसेस होते हैं कि प्री टर्म लेबर हो। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जैसे हमने थ्रेटेंड प्री टर्म लेबर की बात की, स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग, लेस एजुकेशन, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और जेनेटिक। ठीक है, अब हम ना कुछ प्रेडिक्टर्स है प्री टर्म लेबर के। अगर प्रीवियसली जो है ना प्री टर्म डिलीवरी होगी ना, तो वो अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी ना उसमें रिस्क जो है ना प्री टर्म डिलीवरी का 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। और अगर जो है ना 2 प्री टर्म डिलीवरीज हुई हैं प्रीवियसली, तो उसका जो हमारे पास नेक्स्ट डिलीवरी का चांस होगा ना कि उसमें प्री टर्म लेबर वो 6.5 टाइम्स बड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो कुछ प्रेडिक्टर्स की बात होगी, कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो कि हमें हेल्पफुल करते हैं कि ये बताने में कि प्री टर्म लेबर है, प्री टर्म के लिए लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो है हमारे पास फीटल फाइब्रोनेक्टिन एंड अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लेंथ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी ना हमारे पास बहुत ऐसे मार्कर्स होते हैं, जैसे कि CRP हो गया, CRP हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, और इंटरल्यूकिन 6 हो गया। तो हम ना ये आगे जाके देखते हैं, लेकिन मेनली जो है ना 2 ये इन्वॉल्व मार्कर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन एंड अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लेंथ। फीटल फाइब्रोनेक्टिन की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि ना क्रॉनिक टिश्यू से रिलीज होता है एट मैटरनल फीटल इंटरफेरेंस से। इसको ऐसे समझ लें कि एक बायोलॉजिकल ग्लू है जो कि बाइंड करते रखती है ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम को। नॉर्मली ये सर्वाइकोवेजाइनल सिक्रीशन में 20 to 20 वीक्स तक हम लोग को मिल रहा होता है अंटिल द टर्म, लेकिन जैसे ही फ्यू वीक्स बिफोर द लेबर जो है ना सर्विक्स डायलेट्स होता है और मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो है ना हमारे पास कम होना शुरू हो जाता है। और फिर हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, स्वाब ले सकते हैं पोस्ट वेजाइनल फॉन्डिंग से। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना वैसे तो इसके लेवल्स ना हमारे पास प्री टर्म बर्थ में जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्री टर्म में तो हमें जो है ना ये बता देगा कि ये प्री टर्म लेबर होने वाली है। वैसे अर्ली प्रेगनेंसी में भी जो है ना ये एलिवेटेड प्री टर्म हमें बता रहा था। अगर उसकी वैल्यू ना भी याद हो ना तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 6 के लेवल्स भी जो है ना अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बढ़ जाएँ, सर्वाइकल सिक्रीशन में बढ़ जाएँ, तो हमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्री टर्म बर्थ जो है ना होने वाली है, या प्री टर्म लेबर के चांसेस जो है ना ज़्यादा हैं। ठीक है, अगेन ये वही बात है कि अगर आपको इसकी वैल्यूज़ ना भी याद होना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरल्यूकिन 6 के लेवल्स जो है ना बढ़ जाते हैं, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सर्वाइकल लेंथ, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जो कि हम जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्री टर्म लेबर जो है ना के चांसेस हैं या नहीं है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, अगर सर्वाइकल लेंथ जो है ना 25 मिलीमीटर से कम है और बिटवीन द 15 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो ये जो है ना हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिस्क है प्री टर्म लेबर का। मैनेज कैसे करना है हमारा मेन काम क्या होगा कि हम लोग कॉज को मेंशन करें कि क्या आइडेंटिफाई करें कॉज को प्री टर्म लेबर के, और उसके अंडरलाइन कॉज को ट्रेस करें, उनको प्रिवेंट करें। अगर जो है ना प्री टर्म लेबर हमें ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो फिर हम लोग जो है ना प्री टर्म लेबर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें जो है ना प्री टर्म लेबर जो है ना अरेस्ट नहीं कर सकते, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं कि हम प्री टर्म लेबर को अरेस्ट नहीं कर सकते, या फिर लेबर का जो ना सेकेंड स्टेज तक लेबर एडवांस हो गई, वहाँ तक पहुँच गई, तो फिर हम ना प्रिवेंट नहीं करेंगे प्री टर्म लेबर को। या इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गई है, या कॉन्जेनाइटल एनोमेली है, या सस्पेक्ट फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है, या प्लासेंटल अब्रेशन इक्लेम्सी है, इनमें ना लेबर को अरेस्ट करना ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे ना तो ये होगा कि जो प्री टर्म लेबर है तो हम उसको कुछ मैनेजमेंट दे के रोक भी सकते हैं अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कोई। ठीक है, कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट बता रही होती है हम लोग को, तो कॉन्ट्रैक्शंस हो गई, वेजाइनल फ्लूइड लॉस हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, मैटरनल परसेप्शन ऑफ चेंजेस इन द पेल्विक प्रेशर और द लो डल बैक एक और द वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सब वो साइन एंड सिम्टम्स है जो प्री टर्म लेबर की तरफ जा रही होती है, तो पेशेंट हमें आके बताती है कि ये मसला हो रहा है।
प्रिवेंट कैसे करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि प्री टर्म लेबर ना हो। जो हमें ना रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे तो हमें पता होगा कि प्री टर्म लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर हम उनमें ना पहले से मैनेजमेंट शुरू कर देंगे कि प्री टर्म लेबर ना हो। क्योंकि प्री टर्म लेबर के ना बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है बच्चे में, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रिवेंट कैसे करना है इसको, प्री टर्म लेबर को एडिक्वेट रेस्ट और हाइड्रेशन कहेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे, अवॉइड स्मोकिंग एंड कोकेन यूज, रिड्यूस ऑक्यूपेशनल फैटिग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, डायग्नोसिस एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जितने भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं ना उसको प्रिवेंट करना शुरू कर देंगे। प्री मैच्योर इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स करेंगे, बेड रेस्ट देंगे। अगर जो है ना पेशेंट को कुछ भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पा रहे तो हम उनमें ना सर्वाइकल सर्कलाज कर देंगे। सर्वाइकल सर्कलाज जो है ना टेम्परेरी मेथड है, मतलब कि सर्विक्स को जो है ना स्टिचेस लगा के बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो है ना प्री टर्म जो है ना थोड़ी सी वो हो जाएगी, डिले हो जाएगी। ठीक है, इंडिकेशंस हों जहाँ सर्कलाज की सिर्फ वहीं किया जाए, हर पेशेंट में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का शॉर्ट सर्विक्स है या उन पेशेंट्स में सर्वाइकल सर्कलाज जो है ना इंडिकेटेड है। मैनेज कैसे करना है, बेसिकली पहले तो हमने असेस करना है उस पेशेंट को कि वाकई ही ये प्री टर्म लेबर के इसके चांसेस हैं। फिर हम डेट्स इस्टेब्लिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस को एवेलेट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइकल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, असेसमेंट कैसे DRE करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर रखेंगे और जो है ना डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री देखेंगे, नेचुरल वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन देखेंगे कितना है। ये सब चीज़ें मैनेज करके हमने ये देखना है कि बेसिकली प्री टर्म लेबर के हैं कितने चांसेस। ठीक है, एंटीनेटल ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे देनी, बीटा मैथाजोन और डेक्सा मैथाजोन, क्योंकि ये ना प्लासेंटा क्रॉस कर जाती है और फीटल पल्मोनरी मैच्योरिटी को जो है ना प्रमोट करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्री टर्म लेबर की, अगर हमारे पास पेशेंट आ रही है और किस तरीके, तो हमने उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या क्या मैनेजमेंट देनी है। एक तो हमने प्रिवेंशन की बात कर ली पहले, जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। अगर हमारे पास एक्सट्रीम प्री टर्म लेबर में आ रही है, मतलब कि 28 वीक से भी कम ऑफ गेस्टेशन में आ रही, तो उस पेशेंट में हमने सर्कलाज कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन या टोकोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं। अगर अर्ली प्री टर्म में आ रही, मतलब 28 to 32 वीक्स से के बीच में आ रही है, तो हम लोग उसमें प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं और टोकोलाइटिक्स दे सकते हैं। अगर लेट प्री टर्म में आ रही है, मतलब कि 32 to 37 वीक्स में आ रही है, तो उनमें जो है ना सिर्फ टोकोलाइसिस देंगे, टोकोलाइटिक ड्रग्स देंगे। अब देख लेते हैं कि टोकोलाइटिक्स ड्रग्स क्या हैं। टोकोलाइटिक्स जो है ना ये क्या करती है, डिलीवरी को डिले कर देती है। इनफ फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू इम्प्रूव द लंग इन फंक्शन को जो है ना इम्प्रूव किया जा सके। अपना 4-5 हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि टोकोलाइटिक्स के तौर पे काम करती हैं। एक्चुअली में ये ना ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को अच्छे से आने चाहिए। बीटा सिम्पैथेटोमिमेटिक्स हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, एनसेड्स हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 1 by 1 देख लेते हैं सबको। बीटा सिम्पैथेटोमिमेटिक्स बेसिकली क्या करती हैं, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट होती है। क्या करते हैं, इनका काम क्या है, मायोमेट्रियल रिलैक्सेशन कराते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल है सल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, राइट्रोडीन, ये सब हो गए। ये न्यूनेटल आउटकम को तो नहीं करेंगी अफेक्ट, लेकिन बस मायोमेट्रियम की रिलैक्सेशन कर देंगी। ठीक है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, पल्मोनरी एडीमा, हाइपरगैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ये उन पेशेंट में ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो कार्डिक पेशेंट हो, मल्टीपल गेस्टेशन हो, ठीक है, उन पेशेंट्स में नहीं देना। उनमें फिर हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली क्या करती है, कैल्शियम एगोनिस्ट की तरह काम करती है, जो कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स कम कर देते हैं और एसिटाइल कोलिन को भी कम करते हैं। ये भी मायोमेट्रियल रिलैक्सेशन के लिए है। इसके साइड इफेक्ट्स में हमारे पास मेटल फ्लशिंग, परस्पायरेशन, हेडेक, मसल वीकनेस आ जाती है। और फीटल साइड इफेक्ट्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटोनियम। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन पेशेंट जो रीनल फंक्शन हो, जिनमें इम्पेयर्ड हो या मायस्थीनिया ग्रेविस हो। ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो है ना टोकोलाइटिक्स एक साथ नहीं दे देनी होती, एक एक करके देनी होती है, या फिर जिस पेशेंट को जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना हमारे पास दे सकते हैं, लेकिन इसके नाइफेडिपिन हो गया, ये सब दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट में RDS हो सकता है, नेक्रोटाइसिंग इंटेरोकोलाइटिस, नियोनेटल जॉन्डिस। थर्डली हमने बात करी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एटोसिबान दे सकते हैं। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को जो है ना इनहिबिट कर देंगी और प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज को बढ़ा देंगी। एनसेड्स की बात की थी, इनसे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेस इनहिबिटर, इसमें इंडोमेथासिन आ जाती है।
ये साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं पेटेंट डक्टर आर्टियोसिस, क्लोजर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नेक्रोटाइजिंग टेरिकुलाइटिस, रीनल डिसफंक्शन। फिर हमने ना इसके याद रखने का सिम्पैथोमिमेटिक्स में हमने कौन कौन सी बात करी। हमने कहा बीटा सिम्पैथोमिमेटिक्स दे सकते हैं, बीटा सिम्प्टोमेटिक्स दे सकते हैं, उसके अलावा बीटा सिम्पैथोमेटिक्स के अलावा हम लोग दे सकते हैं एनसेड्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। ये सब हमने याद रखनी है, ठीक है। दैट्स इट।